Hello everyone. It is continuation of the chapter cash flow statement. Students, previous वीडियोस में हम लोगों ने सीखा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंडर जितनी भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उन्हें तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़. सेकेंड, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़. एंड थर्ड, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़. अब वन बाय वन बेटा इनकी हम कैलकुलेशन सीखेंगे. आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में CFO कह रहे हैं. कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने के दो मेथड्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. आपके +2 CBSE सिलेबस में ओनली इनडायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड नहीं है. लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड से रिलेटेड आ सकते हैं, जो हम इससे पहले वाले वीडियोस में कर चुके हैं. आज हम सीखेंगे कि इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैसे कैलकुलेट करते हैं. इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग पर तो वैसे भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता. ठीक है. सो फॉर्मेट देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट जिसमें हम कैलकुलेट कर रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़. इसमें सबसे पहले है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स. फिर इसके बाद कुछ एडजस्टमेंट्स हैं नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम से रिलेटेड, ऐड और लेस के लिए. ये हमारे पास कैलकुलेट करके आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. देन कुछ एडजस्टमेंट्स हैं करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज से रिलेटेड. तो ये हमारे पास आ जाता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस. इसमें से टैक्स पेड माइनस कर देते हैं, जितना भी पे किया होता है हमने ड्यूरिंग द ईयर. ये नेट ऑफ रिफंड होता है. ठीक है. तो वो जो लास्ट में आता है बेटा वो आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होता है. अगर आंसर पॉजिटिव आए तो कैश फ्लो फ्रॉम, और अगर नेगेटिव आता है तो कैश यूज्ड इन लिख देते हैं. कंटेंट ज़्यादा है तो वन बाय वन हम इनकी सभी आइटम्स को बेटा समझते हैं. जैसे सबसे पहले है हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम. पहले मतलब समझो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. बिफोर टैक्स का मतलब ऐसा प्रॉफिट जिसमें से टैक्स माइनस नहीं किया हुआ, और अगर आप माइनस कर चुके हो तो ऐड कर दो. टैक्स के बाद ही, क्योंकि रिजर्व और डिविडेंड भी होते हैं इसलिए उन्हें भी ऐड करना होता है. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आपसे सिलेबस में पूछी नहीं जाएगी, इसलिए उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे. तो यहाँ पर लिया हमने नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर. फिर ये जो बैलेंसेस हैं इसके साथ लिखा हुआ है ब्रैकेट में सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L. ये सरप्लस कहाँ पर होगा समझो. चैप्टर 1 में आपने बैलेंस शीट का फॉर्मेट किया था, जिसमें इक्विटी एंड लायबिलिटीज साइड में पहले शेयर होल्डर फंड होता है, शेयर होल्डर फंड के अंडर में शेयर कैपिटल, और उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस. ये जो सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L है, ये इसी रिजर्व और सरप्लस की एक आइटम है. ठीक है. तो प्रीवियस ईयर और करंट ईयर दोनों के बैलेंसेस क्वेश्चन में गिवन होते हैं, दोनों से डिफरेंस ले लेते हैं तो वो आपका नेट प्रॉफिट आ जाता है. इसकी कैलकुलेशन अभी हम आगे और भी समझेंगे. इसके बाद देखिए इसमें कुछ आइटम्स आपकी ऐड की हैं. पहला, प्रोविज़न फॉर टैक्स, ब्रैकेट में लिखा हुआ है मेड या करंट ईयर. दूसरा, ट्रांसफ़र टू रिजर्व. तीसरा, प्रपोज्ड या फाइनल डिविडेंड, इसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर. और फोर्थ नंबर पे है इंटरिम डिविडेंड. इन आइटम्स को आपने ऐड कर देना है. अब यहाँ पर अगर हम शॉर्ट में याद रखें तो टैक्स, रिजर्व और डिविडेंड, ये तीन चीज़ें हैं बेटा जो हमें ऐड करनी होती हैं. अब वन बाय वन इन सभी कंसेप्ट्स को समझते हैं कि प्रोविज़न फॉर टैक्स कौन सा, रिजर्व्स कौन से हैं, डिविडेंड क्या है, क्या ट्रीटमेंट है. वन बाय वन करते हैं. सबसे पहले आ जाइए, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है हमने. नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कैसे आएगा. ठीक है. 4 केसेस से आपको ये समझाया गया है. फर्स्ट केस देखिए, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L. आपको करंट ईयर का गिवन है, 31 मार्च 2020 का अमाउंट गिवन है. इट मीन्स कि 1920 के बैलेंसेस हैं बेटा. ये ऐसे ही 31 मार्च 2019 के बैलेंस मीन्स ये 18 और 19 वाले ईयर के बैलेंसेस हैं. तो आपको ये दे रखा है 4 लाख और लास्ट ईयर का गिवन था 3 लाख. फार्मूला क्या है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर. 4 लाख में से 3 लाख माइनस किया तो आंसर कितना आ गया, 1 लाख. देखिए फर्स्ट केस का सॉल्यूशन, 4 लाख में से 3 लाख माइनस करके 1 लाख. चाहे आप करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर बोले या क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस बोले, एक ही बात है. इसके बाद नेक्स्ट केस देखो, 4 लाख आपके करंट ईयर के बैलेंस हैं और 3 लाख ही प्रीवियस ईयर के बैलेंस हैं. लेकिन इस बार 3 लाख बेटा ब्रैकेट में गिवन है. ब्रैकेट का मतलब हो गया नेगेटिव फिगर है, मीन्स यहाँ पर लॉस है, प्रॉफिट नहीं है. ठीक है. सॉल्व करने के लिए सिंपल अलजेब्रा जो आपने छोटी क्लासेस में सीखा था
उसको आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे सेकंड केस के लिए 4 लाख माइनस, आप ब्रैकेट में -3 लाख लिख दिया क्योंकि लॉस है, ठीक है। जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गई, तो 4 लाख और 3 लाख को प्लस किया तो आंसर कितना आ गया, 7 लाख, ठीक है। साइन कौन सा आता है हमेशा, जो बड़े के आगे हो। इसके बाद थर्ड केस देखिए, अब आपको करंट ईयर का लॉस गिवन है और प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट गिवन है, तो इसे सॉल्व करते समय थर्ड केस में -4 लाख -3 लाख, माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस, तो ये हो गया 7 लाख। और साइन कौन सा, जो बड़े के आगे हो, और बड़ी फिगर क्या है 4 लाख, तो इसलिए माइनस का साइन आ गया, ये मीन्स नेगेटिव फिगर आ गई। लास्ट केस देखिए, दोनों ही लॉसेज हैं, 4 लाख भी और 3 लाख भी। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, -4 लाख -3 लाख, ब्रैकेट ओपन करने पर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -4 लाख + 3 लाख सॉल्व किया तो माइनस का 1 लाख। सिंपल अलजेब्रा के फार्मूले में आपको ब्रीफ कर देती हूँ, प्लस 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 होता है, माइनस माइनस भी प्लस होता है, प्लस माइनस या माइनस प्लस होता है तो उसे हम माइनस करते हैं, ठीक है। और साइन कौन सा आता है, जो बड़े के आगे हो, जो बड़ी वाली फिगर के सामने हो। बेटा नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का। प्रोविजन फॉर टैक्स कहाँ गिवन होगा बैलेंस शीट में, ये आपको बैलेंस शीट में जो मेजर है करंट लायबिलिटी होती है उसके अंडर में एक सब हेड होता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये उसका पार्ट है। अब इसकी भी 2 ईयर की फिगर्स गिवन होंगी, करंट ईयर की और प्रीवियस ईयर की। करंट ईयर को हम एनपीबीटी में ऐड कर देते हैं, एनपीबीटी मीन्स नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते समय, और जो प्रीवियस ईयर का होगा उसे ऑपरेटिंग में ही सबसे लास्ट में हमने माइनस कर देना होता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि करंट ईयर का प्रोविज़न हम मान के चलते हैं कि यही आपने मेड किया, यही प्रोविज़न बनाया है, यही आपने स्टेटमेंट ऑफ P&L से माइनस किया था, तो बिफोर निकालते समय इसी को ऐड कर देंगे। और प्रीवियस ईयर वाला जो पे कर दिया जिससे आउटफ्लो हो गया, तो इसलिए ये ऑपरेटिंग में से माइनस कर देना है। इसमें एक कंसेप्ट और ध्यान रखेंगे, अगर कभी आपको क्वेश्चन में इनकम टैक्स रिफंड गिवन होगा तो वो इनकम टैक्स रिफंड आपने पेड और मेड दोनों में से माइनस करके उसके बाद यही वाली सेम ट्रीटमेंट कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसफर टू रिजर्व। रिजर्व कोई भी हो सकता है, जैसे जनरल रिजर्व हो गया, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया। ड्यूरिंग द ईयर जितना भी अमाउंट इस रिजर्व में ट्रांसफ़र किया है वो अमाउंट आपको ऐड करना है। अब ड्यूरिंग द ईयर किसे कहते हैं ट्रांसफ़र करना, जैसे मान लो लास्ट ईयर का बैलेंस 6 लाख था, इस बार का 6,50,000 है, इट मीन्स कि ड्यूरिंग द ईयर 50,000 रुपये आपने रिजर्व में ट्रांसफ़र किए, तो वो जो 50,000 है वो आपके ट्रांसफ़र टू रिजर्व है, वो एनपीबीटी में ऐड हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज्ड डिविडेंड आपको कॉन्टिजेंट लायबिलिटी के फॉर्म में गिवन होगा। इसमें जो करंट ईयर का अमाउंट है इसको आपने इग्नोर कर देना है। रीज़न, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 कहता है कि करंट ईयर का जो प्रपोज्ड डिविडेंड है वो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है, इसका अभी आपको कुछ भी नहीं करना। इसके बाद जो प्रीवियस ईयर का है इसकी 2 ट्रीटमेंट, एक एनपीबीटी में ऐड, एनपीबीटी वही नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और दूसरा फाइनेंसिंग में से माइनस कर देना है। जब तक क्वेश्चन में कुछ भी क्लियरली मेंशन ना हो हम ये मान के चलते हैं कि प्रपोज डिविडेंड जो प्रीवियस ईयर का है वही डिक्लेयर भी हुआ और वही पे भी हो गया। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में डिविडेंड पेएबल गिवन है तो उसे हमने फाइनेंसिंग में लिखते समय माइनस कर देना है। रीज़न समझो, डिविडेंड पेएबल, पेएबल का मतलब अभी पे करना बाकी है, कहाँ गिवन होगा, ये करंट लायबिलिटी में गिवन होगा। जैसे मान लो कि इस बार जो प्रपोज डिविडेंड था प्रीवियस ईयर का वो 60,000 था, डिविडेंड पेएबल जो दिखा रखा है करंट लायबिलिटी में वो 10,000 दिखाया हुआ है। इट मीन्स बेटा 60,000 में से अभी तक 10,000 पे नहीं हुआ, कितना पे हो गया 50,000। तो जब आप फाइनेंसिंग में उसे पेड दिखाओगे तो वो 50,000 रुपीज़ दिखाओगे। नेक्स्ट इंटरिम डिविडेंड, इसकी भी 2 ट्रीटमेंट, एनपीबीटी में ऐड और फाइनेंसिंग में से माइनस हो जाता है। तो यहाँ से आपने ये सीख लिया कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कैसे निकालनी है। ये जो आपका यहाँ पर फॉर्मेट था, नेट प्रॉफिट बिफोर ड्यूरिंग द ईयर, और इसमें ये हमने ऐड कर दिया प्रोविजन फॉर टैक्स, ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रपोज डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है
वो है कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। जब आपका एनपीबीटी आ जाता है तो उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट्स करते हैं हम नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम से रिलेटेड, तब हमारे पास कैलकुलेट होकर के आता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब वो कैसे करनी है वो समझो। पहले हमने लिखा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। नॉन कैश क्या होती हैं? ऐसी ट्रांजैक्शंस, ऐसी आइटम्स जिनसे कैश पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो नॉन कैश। दूसरा नॉन ऑपरेटिंग। नॉन ऑपरेटिंग क्या होती हैं? ऐसी आइटम जो बिजनेस के नॉर्मल ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड नहीं है, वो नॉन ऑपरेटिंग हो गई। तो अगर कोई भी ट्रांजैक्शन नॉन कैश हो या नॉन ऑपरेटिंग हो, उसे हमने यहाँ पर ऐड या लेस करना है। वन बाय वन अब इस आइटम को समझते हैं। फर्स्ट, अमोर्टाइजेशन ऑफ इनटैंजिबल एसेट। इनटैंजिबल एसेट आपको पता है, ऐसी एसेट विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड, जैसे गुडविल है, पेटेंट्स है, ट्रेडमार्क्स है। अब इनका अमोर्टाइजेशन हो गया। अमोर्टाइजेशन का मतलब वैल्यू कम हो गई, रिटर्न ऑफ हो गई। जैसे मान लो कि लास्ट ईयर गुडविल थी 60,000, इस बार है 50,000, तो मीन्स ड्यूरिंग द ईयर 10,000 की गुडविल की वैल्यू कम हो गई। ठीक है, P&L से ही राइट ऑफ किया था इसे, तो अब हम इसे वापस ऐड कर देंगे। इसके बाद रिटर्न ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। ऐसे ही अगर कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ हो रही है या डिबेंचर्स को इशू करते समय कोई डिस्काउंट था, कोई लॉस था, वो राइट ऑफ हुआ, तो वो भी आपने यहाँ पर लिख देना है। देन नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट पेड ऑन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन। किसी भी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म लोन पर अगर कोई इंटरेस्ट पे किया है तो वो भी यहाँ ऐड हो जाएगा, क्योंकि बिजनेस के या नॉर्मल ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं माना जाता। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। किसी भी फिक्स्ड एसेट या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को बेचने पर लॉस हो गया, ये भी बिजनेस के नॉर्मल ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है ट्रांजैक्शन, इसलिए ऐसे लॉसेस को भी वापस ऐड कर देते हैं। ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब हमने प्रॉफिट निकाले थे तो ये पहले माइनस हो गए थे, अब हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने हैं, वो भी कैश फ्लो, ठीक है ना, तो इसलिए इसे वापस ऐड कर देते हैं। लाइकवाइज डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन नॉन ऑपरेटिंग तो नहीं है, लेकिन ये नॉन कैश है, क्योंकि जब डेप्रिसिएशन लगता है तो कैश पर इफेक्ट नहीं पड़ता। डेप्रिसिएशन की एंट्री याद करो, डेप्रिसिएशन डेबिट टू फिक्स्ड एसेट। जब P&L में ट्रांसफर करते हैं P&L डेबिट टू डेप्रिसिएशन, किसी भी एंट्री में ना कैश डेबिट हुआ ना कैश क्रेडिट हुआ, कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो इसलिए इसको यहाँ पर ऐड कर दिया। लाइकवाइज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अगर ड्यूरिंग द ईयर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में कोई इंक्रीज हो रहा है तो वो भी आप इसमें ऐड कर देंगे। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर। अगर ऐसा कोई प्रीमियम भी स्टेटमेंट ऑफ P&L से राइट ऑफ किया है, आपको लिखा दिया है क्वेश्चन में, तो वो भी आपने यहाँ पर ऐड कर देना है। ऐसे ही बेटा लेस वाली आइटम्स में देखिए आप, डिविडेंड रिसीव्ड। किसी भी बिजनेस ने डिविडेंड रिसीव किया, नॉर्मल ऑपरेशन से रिलेटेड इनकम नहीं है, इसलिए माइनस कर देंगे। रेंट रिसीव्ड, सेम कंसेप्ट। इंटरेस्ट रिसीव्ड, अगेन सेम कंसेप्ट। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये भी आपका सेम कंसेप्ट चल रहा है, बिजनेस के नॉर्मल ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, इसलिए इन्हें माइनस कर देंगे। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जब इंक्रीज हो रहा था तो ऊपर ऐड कर दिया, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस कर दिया। ये आपका कैलकुलेट होकर के आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इसके बाद हमें कुछ और एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज से रिलेटेड। तो वो जो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स हैं वो कौन सी हैं? ये कैश और कैश इक्विवेलेंट के अलावा बाकी आइटम्स की होती हैं। तो कौन सी है बच्ची? कैश और कैश इक्विवेलेंट के अलावा करंट एसेट में इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल और अदर करंट एसेट। और करंट लायबिलिटी में क्या बचा? ट्रेड पेएबल और अदर करंट लायबिलिटीज। तो कैश और कैश इक्विवेलेंट को छोड़ करके जो बाकी की करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज हैं उनके एडजस्टमेंट्स करते हैं। और उनकी क्या एडजस्टमेंट्स होती हैं? डिक्रीज इन करंट एसेट्स और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज ऐड कर देते हैं। ध्यान दो, डिक्रीज इन करंट एसेट्स और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज ऐड कर देते हैं और इसका अपोजिट माइनस कर देते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान से देखते जाइए बेटा। नरूला लिमिटेड अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ ₹2 लाख आफ्टर एडजस्टिंग द फॉलोइंग आइटम्स। 2 लाख का प्रॉफिट है, ये नीचे वाली जो आइटम्स है इनको एडजस्ट करने के बाद
मीन्स ये सब इसमें से माइनस हो चुका है, ठीक है। पहला डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, फॉर्मेट याद करो, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट ऐड करते हैं। इसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर एडजस्टमेंट्स में ऐड करते हैं। अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, ये भी एडजस्टमेंट में ऐड करते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कुछ भी नहीं लिखा, इंक्रीज डिक्रीज, तो यही मान के चलेंगे प्रोविजन क्रिएट हो रहा है, ऐड करेंगे। ट्रांसफर टू रिजर्व, एनपीबीटी निकालते समय ऐड करना है। प्रोविजन फॉर टैक्स, एनपीबीटी निकालते समय ऐड करना है। गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी एडजस्टमेंट में माइनस करना है, ठीक है। ऐड और लेस की आइटम्स हमने ध्यान रखी। इसके बाद इन एडिशन टू द अबव फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑलवेज ऑल्सो गिवन, इन सब के अलावा आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन भी गिवन है, जैसे इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। ध्यान दो बेटा, ट्रेड रिसीवेबल क्या होती है हमारी, करंट एसेट। करंट एसेट में इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज ऐड करते हैं, डिक्रीज इन करंट एसेट और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी ऐड करते हैं, अपोजिट माइनस। तो अगर ट्रेड रिसीवेबल में इंक्रीज हो रहा है तो इसे क्या करेंगे, माइनस। ध्यान से सुनते जाओ और हो सके तो एक जगह अपनी नोटबुक में लिखते जाओ, आपको हेल्प मिलेगी। इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल्स, ट्रेड पेएबल करंट लायबिलिटी होती है, करंट लायबिलिटी में इंक्रीज हो रहा है, ऐड कर देंगे। डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में डिक्रीज हो रहा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होती है, करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी की डिक्रीज है तो माइनस। इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस बेटा करंट एसेट है, करंट एसेट में अगर इंक्रीज हो रही है तो हमें क्या करना है, माइनस करना है। लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सॉल्यूशन, सबसे पहले वर्किंग नोट बना देंगे, क्या कैलकुलेशन होगी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। पहले लिखा नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन था 2 लाख, हमने लिख दिया। दो चीज़ें आपको ऐड वाली बताई थी इसमें, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और ट्रांसफर टू रिजर्व, 40 और 20,000 ऐड कर दिया, 2,60,000 आ गया। एनपीबीटी निकल आया, फॉर्मेट पे आ जाओ। एनपीबीटी पहले लिख दिया आपने। इसके बाद अब इसमें एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं, एडजस्टमेंट में बेटा यहीं से देखो, डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल, अमोर्टाइजेशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऐड हो जाएगा और गेन ऑन सेल इसमें से माइनस हो जाएगा। आपने ये सारी आइटम्स ऐड और माइनस कर दी। ये जो कैलकुलेट होकर के आया बेटा इसे बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसके बाद अगेन जो एडजस्टमेंट्स करनी है हमने, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल माइनस इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल, ये आपका प्लस हो जाएगा। डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस माइनस और इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस भी माइनस। अलग अलग से हेडिंग बनाकर डिक्रीज इन करंट एसेट ले लो, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी ले लो, ऐड में लेस में इसी का अपोजिट ले लो, इंक्रीज इन करंट एसेट और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, एक एक करके स्टेप वाइज लिखते जाओ, ठीक है। तो ये जो बेटा आपका कैलकुलेट करके आएगा, ये आया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। अब इसमें से हमने टैक्स पेड माइनस करना है। क्वेश्चन में कहीं भी टैक्स पेड के बारे में लिखा नहीं हुआ, लेकिन प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन था। कोई भी अगर और इन्फॉर्मेशन नहीं है टैक्स पेड के बारे में तो हम ये मान के चलते हैं कि जितना टैक्स प्रोवाइड किया वही टैक्स पे कर दिया। तो लास्ट में इसी टैक्स पेड को हमने माइनस कर दिया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। क्योंकि आंसर प्लस में आया इसलिए कैश फ्लो फ्रॉम लिख देंगे, अगर माइनस में आता तो कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ लिख देते। आई होप सो बेटा कि पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। जहाँ आपको कन्फ्यूज़न है वहाँ से इसको दोबारा सुन लीजिए और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के जितने क्वेश्चंस आपको बुक में गिवन हैं उनको सॉल्व कर लीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।